कल हम लोगों ने बात की थी कि पोलन ग्रेन कैसा बनते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का अमल कैसा होता है। तो जब हमने शुरुआत की तो हमने कहा कि जो फूल होता है, फूल के अंदर जो मादा कॉलेजी उज़ु होता है और नर कॉलेजी उज़ु होता है। तो नर कॉलेजी उज़ु में जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट कहा था कि वो होता है एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम में क्या होता है, स्टेमन। और स्टेमन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जिसको हमने कहा था एंथर। और एंथर के अंदर हमने कहा कि वहां जो स्ट्रक्चर होता है वो बायलोब स्ट्रक्चर होता है, दो गोशी शक्ल होती है। और उस दो गोशी शक्ल के अंदर फिर हमने कहा कि चार कोने होते हैं, यानी मेगास्पोरेंजिया होते हैं। और उन मेगास्पोरेंजिया के अंदर बाद में क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस होने की वजह से वहां बनते हैं माइक्रोस्पोर। और वो माइक्रोस्पोर फिर बंच में होते हैं, एक जगह गुच्छे की शक्ल में होते हैं, टेट्राड बनाते हैं। फिर वो टेट्राड आगे चल के क्या होगा, जब पुख्ता होगा, मैच्योर होगा, तो दे विल फॉर्म, वो क्या बना देगा आगे चल के, वो बना देगा आगे चल के पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन इस तरह से पूरी बनती है ना। हमारी बात कल यहाँ आके रुक गई थी कि जो पोलन ग्रेन है इसका मकसद क्या होता है। तो एक चीज ये है कि जो पोलन ग्रेन होती है, अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूल को जब सूंघते हैं, अपनी नाक के करीब लाते हैं, तो उनको छींक स्टार्ट हो जाती है। या कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि जब वो फूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी झाड़ के पास से वो गुजर गए, उस झाड़ के फूल को उन्होंने हाथ लगा दिया, तो उनको बाद में रैशेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनके हाथों के ऊपर खुजली शुरू होती है, जिस्म के ऊपर खुजली आना शुरू होती है। तो ये बेसिकली है क्या, तो इसको कहा जाता है एलर्जी। क्या कहा जाता है, एलर्जी। और ये जो एलर्जी होती है, एलर्जी किस वजह से होती है, पोलन ग्रेन्स की वजह से होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पोलन ग्रेन्स है, उस पोलन ग्रेन के बहुत सारे फायदे भी है और कुछ उसकी तरफ से होने वाले नुकसान भी है। तो अब हम यहाँ पर बात ये करने वाले कि जो पोलन ग्रेन है, उन पोलन ग्रेन के फायदे क्या है और पोलन ग्रेन के जो नुकसान है उनकी हम बात करने वाले। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, सबसे पहली बुनियादी चीज कि हम ये कहते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो बहुत सारे जानदार, बहुत सारी अनवा ऐसी है जिनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो शदीद एलर्जी, इसका बास बनते हैं, वो एलर्जी का बास बनते हैं, इसका बास बनते हैं, वो एलर्जी का बास बनते हैं। और नर शरीर की जो नाली है उसके वर्म का सबब बनता है। नर शरीर की मतलब जो नॉस्ट्रिल है, हमारी जो नाक की जो नाली है, उसके अंदर वर्म, वर्म का मतलब क्या होता है, वर्म का मतलब होता है सूजन। इसका बात बन जाती है वो सूजन। मतलब कुछ लोगों को क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है उससे क्या होता है, एलर्जी होती है, उनको इन्फेक्शन होता है। तो बहुत सारे अनवा की पोलन ग्रेन से, उसकी वजह से कुछ लोगों को या तो एलर्जी होती है या उनके नरखरे के अंदर क्या हो जाता है, वर्म बन जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे उनका जो तनफ्फुसी नुखाइस है, तनफ्फुसी नुखाइस मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और इसी तरह से एक जो और बीमारी होती है जिसको आमतौर में हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं दम्मा। दम्मा की क्या हो जाती है, उनको बीमारी हो जाती है। या फिर एक और बीमारी होती है, उसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस है क्या, तो हमको मालूम है कि हमारे जिस्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, यानी जो हमारे तनफ्फुस होता है, तो हमारे तनफ्फुस अंजाम देने के लिए हमारे जिस्म के अंदर क्या है, हमारे जिस्म के अंदर है लंग्स। क्या है हमारे जिस्म के अंदर, लंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फेफड़े। क्या है हमारे जिस्म के अंदर, फेफड़े। ठीक है। और इस फेफड़ों तक हवा को लेकर जाने का जो पाइप हवा को ले जाने का काम करते हैं, उन पाइप को कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है उनको, ब्रोंकाई। तो अगर यहाँ पर सूजन आ जाए, अगर यहाँ पर वर्म आ जाए, तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस। तो होगा क्या कि कुछ पौधों की अनवा ऐसी होगी जिनके जो पोलन रहेंगे उसकी वजह से एलर्जी हो जाएगी, जो मतलब छींक आना शुरू हो जाएंगे या हाथों के ऊपर खुजली होना शुरू हो जाएगी, तो एलर्जी। दूसरा कि नरसरी की यानी अमले तनफ्फुस, जो हमारा नाक की नली है, उस नली के अंदर कुछ बीमारियां हो सकती है। कौन सी हो सकती है, तो एक तनफ्फुसी नुखाइस हो सकते हैं, दमा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब वो वर्म जो कहां पर आता है, ब्रोंकाई। वो वर्म, वो सूजन जो कहां पर आती है, ब्रोंकाई के अंदर आती है। और उसकी वजह से कंटिन्यूअसली उनके मतलब थूक के साथ क्या निकलेगा, चिपचिपा मादा निकलना शुरू होगा, है ना, जिसको बोलते हैं आमतौर में बेनखा, ऐसे बोलते हैं, जैसे चार बोलते हैं, है ना, बलगम। ठीक है,
ना, तो वो जो ब्रोंकाइटिस है उस बीमारी के अंदर वहां से निकलता है। फिर ये एक और बात है कि ये कहा जा सकता है कि जो पार्थिनियम है, पार्थिनियम, या जिसको हम कहते हैं कैरेट ग्रास, क्या कहा जाता है, कैरेट ग्रास। तो ये जो कैरेट ग्रास या जो पार्थिनियम, ये जो पौधे थे, ये हिंदुस्तान में जब गेहूं आए हैं, हम बोलते हैं ना सब्जी इनकलाब, सब्जी इनकलाब मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन, जब अपने पास गेहूं की पैदावार क्या होगी, आजादी के बाद बढ़ाई गई, तो उसको बनाया जाए सब्जी इनकलाब, गेहूं की पैदावार में इजाफा। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब बाहर से गेहूं को लेकर आए, तो वो उनके साथ पार्थिनियम, जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं, जो हिंदुस्तान में क्या हुआ, गेहूं के साथ साथ बतौर में मिलावट है। तो ये जो कैरेट ग्रास की ये जो पार्थिनियम थी, ये हर जगह उगती है, और उगने की वजह से क्या होगा, जब ये उगेगी तो इनके फूल बनेंगे, अगर इनके फूल बनेंगे तो अगर नर तोलीदी और उसके पास आएगा तो उसमें पोलन ग्रेन बनेगी, अगर उसमें पोलन ग्रेन बनेगी तो वो पोलन ग्रेन हवा में उड़ेगी, और अगर हवा में उड़ेंगी तो लोग जब सांस लेंगे तो सांस के जरिए वो उनके कहा चले जाएंगी, हमारे तनफुस फेफड़ों के तरफ जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होती है, उनको पोलन एलर्जी का वो क्या बन गई, सबब बन गई। तो बहुत सारे जो एलर्जी है, वो एलर्जी यानी हम ये कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन से कुछ नुकसान भी होते हैं, और वो नुकसान की शक्ल में होती है, एलर्जी की शक्ल में होती है, या तनफुसी बीमारियों की शक्ल में होती है। तो अब क्या पोलन ग्रेन के सिर्फ नुकसान ही है? नहीं, पोलन ग्रेन के कुछ फायदे भी हैं। वो क्या है कि जो पोलन ग्रेन होती है वो भरपूर ग़िज़ाइयत देती है। भरपूर ग़िज़ाइयत देती है का मतलब क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशन मात्रा ज्यादा होते हैं। न्यूट्रिशन मात्रा ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, उसमें कम से कम फैट मिलेगा। मतलब ये कि हमारे जिस्म को जो मादों की जरूरत है डेवलप होने के लिए, वो सारे मादे, वो सारे ग़िज़ाइयत हमको मिलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, मम्मी को बोले कॉम्प्लान खिलाएं, देखे आपने, तो जो कॉम्प्लान का ऐड आता, तो आपने देखा होगा कि वो गेहूं के पत्ते वगैरह बताते हैं, या अलग अलग बताते हैं। तो बेसिकली वो क्यों बताते हैं, वो ये बताते हैं कि वो किससे भरपूर है, ग़िज़ायत। तो इसी तरह से जो पोलन ग्रेन है वो ग़िज़ायत से भरपूर है। इसका मतलब कुछ लोग उस पोलन ग्रेन को खाते हैं, और खाते किस लिए, ताकि उनको क्या मिले, ग़िज़ायत मिले। ठीक है ना। अभी अभी के दौर में, हालिया वर्षों में क्या हुआ, जो इजाफी ग़िज़ा है, उस इजाफी ग़िज़ा के तौर पर पोलन की गोलियों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो पोलन की गोलियों का इस्तेमाल एक तरह का यहाँ पर क्या बन गया है, फैशन बन गया है। यानी भाई फॉर एग्जाम्पल तुमको बॉडी बिल्डर बनना है, तो बॉडी बिल्डर बनने के लिए तुमको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट ग़िज़ाइयत चाहिए, तो क्या इस्तेमाल करो, अब अंडे खाओ, या दूध पियो, चिकन खाओ। लेकिन भाई मेरे को सस्ते में कुछ करना है, तो सस्ता क्या है, सस्ता ये है कि आपको ये गोली दो, वो गोली के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पोलन मिल रहा है, और इस पोलन के अंदर भी क्या है, ग़िज़ाइयत भरी हुई है। तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको, तो इस तरह के नए नए आइडियाज बनने लगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पोलन से भी हमको क्या मिलती है, ग़िज़ा। तो कुछ पोलन ऐसे भी है जिनको हम खाने के तौर पे, ग़िज़ा के तौर पे आज क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर मगरिबी ममालिक के अंदर अगर हम बात करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो वो क्या करते हैं, गोलियों और शरबत की शक्ल में क्या करते हैं, पोलन से बनी हुई, यानी ये पोलन ग्रेन से बनी हुई बहुत सारी अशिया वहां पर क्या है, आजकल दस्तयाब है। मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि पोलन का आज हम इस्तेमाल बहुत सारे यूजफुल या फायदे के कामों में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से ये दावा भी किया जाता है कि जो पोलन है, उस पोलन का इस्तेमाल करने से रेस के जो घोड़े हैं और जो खिलाड़ी हैं, एथलीट, जैसा अभी ओलंपिक चालू है, तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली ओलंपिक में हमारे पास गोल्ड मेडल दिख रहे हैं। तो वो जो खिलाड़ी है, उन खिलाड़ियों की कारकर्दगी में क्या करता है, इजाफा करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पोलन है, ये पोलन को आज मार्केट में बेचा जाता है, और इनको बेचकर क्या हासिल किया जाता है, मुनाफा। तो एक तो इकोनॉमिकली पैसा भी आपको मिल रहा है, दूसरा आपको क्या मिल रही है, इससे ग़िज़ाइयत। तो पोलन ग्रेन के बहुत सारे फायदे भी, और पोलन ग्रेन के कुछ नुकसान भी। तो नुकसान क्या है, नुकसान दो तरह का, एक है कि उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगी, एलर्जी, और दूसरा नुकसान उसकी वजह से क्या है कि जो अमले तनफुस की बीमारियां है, नाक की नली के अंदर होने वाली जो बीमारियां है, उसका सबब भी कौन बनेगा, पोलन ग्रेन। दूसरा कि इसकी वजह से हमको क्या मिलेंगे, भरपूर ग़िज़ाइयत। ग़िज़ाइयत का मतलब क्या है, हमको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो हमारे जिस्म को क्या बनाते हैं, मजबूत।
ठीक है। तो आजकल ये बात की जाती है कि जो रेस के घोड़े हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको क्या दिया जाता है, पोलन दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो कारकर्दगी है उसमें क्या होता है, ठीक, लिख दीजिए फर्स्ट। आवाज में क्या इजाफा, आवाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी आ रही है क्या आपको, अभी आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है बच्चों? और जितनी बातें मैंने पहले बोला वो सुनिए, एक क्या सही है? ठीक है, आगे बढ़ना है क्या? नो, हम इसमें एक और चीज जो हमारा इंग्लिश वाला वर्जन है उस पर बात करते हैं कि बेसिकली क्या कहा जाता है। हमने कहा कि जो पोलन ग्रेन्स होती है, तो पोलन ग्रेन्स के मामले में हमने क्या कहा, पोलन ग्रेन इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर एलर्जीज एंड डिजीज फॉर ब्रोंकाई या ब्रोंकाई डिजीज के लिए जिम्मेदार होती है। फिर हमने कहा कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमारे तलफ्फुज की बीमारी है, जैसे अस्थमा जिसको हम दमा कहते हैं, और ब्रोंकाइटिस, तो पोलन ग्रेन की वजह से दो तरह की बीमारी होती है जिसको हम क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में एक जो बीमारी है जिसको हम कहते हैं अस्थमा, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, दमा, और दूसरा कौन है, ब्रोंकाइटिस। फिर इसी तरह से हमने कहा कि ये जो पोलन ग्रेन्स है उसकी एक एग्जांपल ये है कि जो पार्थिनियम है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, कैरल ग्रास, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से पोलन एलर्जी हमारे हिंदुस्तान में क्या हुई, डेवलप हुई। फिर लास्ट हमने कहा कि पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये गजाई से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं, इसलिए पोलन इज यूज्ड एज अ पोलन टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट, इनको यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट या गजा के तौर पे इनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने लास्ट कहा था कि जो पोलन है, पोलन इज कंज्यूम्ड बाय एथलीट्स, जिसको मैंने कहा था खिलाड़ियां, एंड रेस हॉर्स, रेस हॉर्स मतलब जो घोड़े होते हैं, रेस के घोड़े होते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, ये पोलन ग्रेन खिलाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फास्ट दौड़ सके और वो अपनी कारकर्दगी में, अपने काम में क्या करे, इजाफा कर सके। ना एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम पोलन की बात करते हैं तो पोलन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि 12 का जब अमल होगा, 12 का अमल का मतलब क्या होता है, 12 मतलब 12 का मीनिंग होता है फर्टिलाइजेशन। 12 का मीनिंग क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, हमारे 12 किसको कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब नर और मादा जिनसी खलील
आपस में जिनसी खलियां आपस में जम हो जाती है, क्या हो जाते हैं, जम हो जाते हैं। तब इस अमल को क्या कहा जाता है, तब इस अमल को कहा जाता है, हमारे बारहवरी या इस अमल को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो नर और मादा फलियां, जैसा फॉर एग्जांपल ये है स्पर्म, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, नुत्फा, और दूसरा है एग, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, अंडा। तो ये दोनों भी किसकी एग्जांपल है, एक है नर तौलीदी खलिया और दूसरा कौन है, मादा तौलीदी खलिया। जब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जम हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ फट जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तब उस अमल को क्या कहा जाता है, बारहवरी, या उस अमल को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो अब होगा क्या कि पौधों के अंदर यह होगा कि बारहवरी यानी फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन्स को अपनी फालियत खोने से पहले स्टिग्मा पर पहुंचना चाहिए। हम आगे चलते बढ़ेंगे कि जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, तो उनका जो पोलन होता है, उस पोलन को सबसे पहले कहां पर पहुंचाना होता है, स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, तो हम आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे कि जो फीमेल तौलीदी अज़ू होता है, उस फीमेल तौलीदी अज़ू को हमने क्या कहा, पिस्टिक, याद आ रहा है आपको, गाइनोशियम। तो उस पिस्टिल का एक जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहा जाता है उसको, स्टिग्मा। मतलब फीमेल के पिस्टिल यानी गाइनोशियम पार्ट के साथ आके किसका इंटरेक्शन होना है, पोलन ग्रेन का। तो पोलन ग्रेन जब यहाँ पर आके अटैच होगा, तो पोलन ग्रेन के डेथ होने से पहले पहले, उसकी अपनी फालियत एक्टिविटी खोने से पहले पहले उसको कहां पर भेजना होता है, स्टिग्मा। जब ये इसके पास आ जाएगा तो इनके बीच में आगे चल के कौन सा अमल होगा, बारहवरी यानी फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि बारहवरी के लिए क्या करना पड़ेगा, पोलन ग्रेन को अपनी फालियत होने से पहले कहां पहुंचा देना पड़ेगा, स्टिग्मा, यानी फीमेल के पास। सिंपल, कहां पर भेज देना पड़ेगा उसको, फीमेल फ्लावर के पास। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन का जो अरसा है फालियत का, या उसकी एक्टिविटी का जो टाइम है, वो कितना होगा। तो अलग अलग फूल के अंदर अलग अलग होगा। किसी फूल के अंदर वो जो पोलन है वो 1 मिनट में भी मर सकता है, किसी के अंदर 2 घंटे भी जिंदा रह सकता है, किसी के अंदर 30 दिन भी जिंदा रह सकता है। इसका मतलब यह है कि पोलन की जो फालियत है वो अलग अलग फूलों में क्या रहेगी, अलग अलग रहेगा। लेकिन इस फूल की फालियत के लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्यों, क्योंकि जो भी पोलन होगा वो इन्वायरमेंट में रहेगा, वो माहौल में रहेगा। अब फॉर एग्जांपल माहौल में गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो पोलन तो डेसिकेट हो जाएगा, उसमें से पूरा पानी चला जाएगा, तो वो फिर सूख जाएगा और वो मर जाएगा, है ना। अगर हवा बहुत जोर की है या अगर बारिश भी है, तो इस तरह से ये बात हो रही है कि जो पोलन ग्रेन है उसकी फालियत होने से पहले पहले उसको स्टिग्मा पे भेजना पड़ेगा। लेकिन पोलन ग्रेन की फालियत कौन डिसाइड करेगा, तो हम ये कहते हैं कि उस अरसे में जिसके दौरान पोलन ग्रेन हयात पजीर रहे, उसमें क्या देखने को मिलता है, जबरदस्त फर्क। अलग अलग फूल के अंदर वो क्या रहेंगे, अलग अलग। और फिर दूसरी चीज कि ये जो पोलन ग्रेन की फालियत है, ये किसी हद तक उस वक्त के दर्जे हरारत इसके ऊपर मुनहसर हो गई, दर्जे हरारत, जैसा मैंने अभी आपको बोला। दूसरा नमी, दूसरा क्या है, नमी। तो दो चीजों के ऊपर पोलन ग्रेन की फालियत मुनहसर है। बात समझ में आ रही है। तो पोलन ग्रेन कब तक जिंदा रहेगा, ये पोलन ग्रेन कितना काम करेगा, ये डिसाइड करने वाले दो फैक्टर हैं। वो दो फैक्टर कौन है, एक है दर्जे हरारत और दूसरा कौन है, नमी। तो कोई भी पोलन ग्रेन हो, कोई भी जरदाना हो, उस जरदाने की जो फालियत है, उसका जो फंक्शन है, उस फंक्शन को डिसाइड करने वाले दो फैक्टर है। एक है दर्जे हरारत और दूसरा है उस वक्त की नमी। नमी का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी, उस एनवायरनमेंट के अंदर कितना पानी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट उसका याद रखना है। इसको बंद कर दो, कट कर दो जी। ऑनलाइन वालों सुनिए आ रही आवाज, अक्सा, फातिमा, अनम, अल्फिया।
ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग हैं, इसको इसको बात नहीं समझ में आई, एक अक्षर को समझ में नहीं आई और दूसरा अल्विया को। ठीक है, मैं बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो पोलन है, उस पोलन ग्रेन की जो फालियत है, यानी पोलन ग्रेन की जो एक्टिविटी है, वो खत्म होने से पहले पहले, पोलन ग्रेन के कमजोर होने से पहले पहले उसको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, स्टिग्मा। ठीक है, दूसरा कि अगर पोलन ग्रेन की फालियत खत्म होती है तो ये कौन डिसाइड करेगा कि पोलन ग्रेन कितनी देर में मरेगा, या पोलन ग्रेन की जो फालियत है वो कितनी कम होगी। तो ये तय करने वाले दो चीजें, दो फैक्टर है, दो हम कहेंगे आमिल है। कौन है वो, एक है दर्जे हरारत, दूसरा है नमी। अगर दर्जे हरारत बहुत ज्यादा होगा तो पोलन ग्रेन की जो डेथ है वो जल्दी हो जाएगी। अगर पोलन दर्जे हरारत कम है तो पोलन ग्रेन का जो काम है वो थोड़े देर तक बाकी रहेगा। अगर वहां पर नमी नहीं है तब भी पोलन ग्रेन की डेथ जल्दी हो जाएगी। तो नमी और दर्जे हरारत ये पोलन ग्रेन की फालियत को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। नाउ दूसरा कि बाज अनाजों जैसे धान, गेहूं, इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन के निकलने के, यानी पोलन ग्रेन जब बन जाएगा तो पोलन ग्रेन के निकलने के 30 मिनट के अंदर अपनी हयात पजीरी को क्या कर देता है, खो देता है। यानी 30 मिनट तक ही वो जिंदा रहेगा पोलन। 30 मिनट के अंदर अगर वो हो जाता है, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन या बारआवरी, अभी जाके उससे नया पौधा बनेगा। अगर 30 मिनट के बाद होगा तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे के पूरे पोलन ग्रेन किसके, धान और गेहूं के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम और बात करते हैं जैसे रोजेसी, यानी जो फूल देने वाली जो फैमिली है ना, उनको बोला जाता है रोजेसी फैमिली। अलग अलग प्लांट्स के अंदर फैमिली, तो रोजेसी मतलब वो फैमिली जो फूल देती है। लेग्यूमिनेसी का मतलब लेग्यूम बोलते हैं फली को। ऐसे पौधे जिनके अंदर हमको क्या देखने को मिलती है, फलियां देखने को मिलती है, बीज देखने को मिलता है, मूंगफली, पी प्लांट, हमारा वो जो सुबह में वो होता है ना चने वाली ग्रीन कलर की जी प्लांट, क्या बोलते हैं उसको, चने की। और दूसरी क्या रहती है, मूंग वाली है ना, तो वो वाली फिर सोलैनेसी है ना। तो हाँ मैं तो ये जो फलियां वाले हैं वो लेग्यूमिनेसी और सोलैनेसी का मतलब वो पौधे हैं, वो प्लांट्स हैं जिनके पास पेटल्स से इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है उनके फूलों के अंदर। तो अलग अलग फैमिलीज है, इनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इनके जो अफराद है, इनके जो मेंबर है, कौन से, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलैनेसी, इनके जो अफराद है इसमें क्या होता है, इनके अंदर महीनों अपनी हयात पजीरी को क्या करते हैं, कायम रखते हैं। यानी इनके जो पोलन है वो कब तक जिंदा रहेंगे, कई महीनों तक। जबकि धान और गेहूं के जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर अंदर 30 मिनट जैसी हो गए तो उसके बाद उनकी क्या हो जाएगी डेथ। लेकिन रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलैनेसी कहाँ हो गए, कई महीनों तक वो क्या हो सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर यार हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन है कि फॉर एग्जांपल आप तो गेहूं है या धान है, अब आपको उसके जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट में मर जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल औरंगाबाद से मुंबई भेजना है। अब औरंगाबाद से मुंबई अगर भेजना है उन पोलर्स को तो 30 मिनट का तो सफर है, 2-4 घंटे का सफर है। इसका मतलब अपन को वहां नहीं भेज सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए आप उस पोलन को प्रिजर्व करेंगे। इसका मतलब उस पोलन ग्रेन की आप क्या करेंगे, जान बचा के रखेंगे। तो इस तरीके को कहा जाता है आपने मसनूई तखमरेजी यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो नर तौली की, या हम कहेंगे नर जिनसी खलिया है, उस नर जिनसी खलिया को आप अपने हाथ से मादा के जिस्म के अंदर क्या करेंगे, दाखिल करेंगे, तब उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन। और चूंकि आप ये अपने हाथों से कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल। क्या बोला जाता है इसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि मसनूई तखमरेजी, जिसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसके लिए बहुत सारे जानवरों बशमूल इंसानों के मादा मनविया, मादा मनविया मतलब जी
स्पर्म, जिसको हम दूसरे लफ्ज में क्या कहते हैं, नुत्फा है। तो जानवरों के अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, मादा मनविया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म। उसको क्या करते हैं, जखीरा करते हैं और उसको जखीरा करके स्टोर करके रखते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, वो वाले दिन जो जिनके मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनको बच्चे नहीं हो रहे, या कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी औरत है जिसके बॉडी के अंदर कोई बच्चा बन ही नहीं रहा, या फिर एक ऐसी जोड़ी है जिनके अंदर मर्द की कोई प्रॉब्लम है या औरत की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो अब हम आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि मर्द के जिस्म से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और फीमेल के जिस्म से एग को कलेक्ट करते हैं। इस तरह से उन दोनों को क्या किया जाता है, इंटरैक्ट करवाया जाता है, उन दोनों के बीच में क्या करवाया जाता है, 12 आवर फर्टिलाइजेशन मसनूई तरीके से। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि इंसानों के माध्यम में या और स्पर्म को क्या कर लेते हैं, जखीरा कर लेते हैं, मतलब जिसम के बाहर उसको स्टोर करेगा और जब जरूरत होगी तब उसको क्या करेंगे, तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है तो आप क्या करेंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारी अणुओं की एक कसीर तादाद है जिसके पोलर ग्रेन्स को रफीक नाइट्रोजन, क्या बोला जाता है इसको, रफीक नाइट्रोजन। रफीक नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, उसको कहा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन। क्या कहा जाता है इसको, लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। हमारे घर में जब बर्फ बनता तो कितना डिग्री सेल्सियस बनता, 0 डिग्री। उससे नीचे और कम हो गया तो हमारा जो फ्रिज का रेफ्रिजरेटर रहता है ऊपर वाला बॉक्स, उसके अंदर तो पूरे पहाड़ा बन जाते बर्फ के। देखिए हम लोग वो बटन बंद करें तो पिघलता, तो अब वो सिर्फ -20 पे जाकर बन जाता। ये कितनी की बात बोली, -196 डिग्री सेल्सियस। तो इतने मंफी टेम्परेचर पे उन पोलर ग्रेन को क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। और जब उनका यूज होता है तो उनको कितने यानी कई सालों तक उनको क्या करेंगे, हम जखीरा करेंगे, और इस तरह से उनका जखीरा करना हमारे लिए क्या हुआ है, मुमकिन। नहीं तो अगर हम गेहूं के या धान के पोलर ग्रेन को अगर बचाना चाहे 30 मिनट के बाद हम उनको बचा नहीं सकते, तो उनको बचाने का तरीका क्या है, उनको बचाने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, उनको रफीक नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उनको क्या कर देंगे, प्रिजर्व कर देंगे। हमारा घर का फ्रिज है, उस फ्रिज के अंदर जिस तरह से हम हमारे घर में सामान ला के जमा कर देते हैं ताकि वो सड़े ना गले ना, तो वैसा ही -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पोलर ग्रेन को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, और कई सालों तक हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के दौर में ये नई टेक्नोलॉजी आ गई कि हम क्या कर सकते हैं, जो पोलर ग्रेन जिनकी डेथ जल्दी होती है, जो जल्दी मर जाते हैं, उनको हम बचा के रख सकते हैं, हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट फसलों के नस्लकारी यानी उनको फैलाने के लिए नस्लकारी के प्रोग्रामों में इस तरह के जखीरे किए हुए पोलर ग्रेन्स को बीज बैंकों की मानी। अब हमने क्या करा, इसको जमा करके रखा, जैसा हम पैसा जमा करके रखते हैं बैंक में, तो अब यहाँ पर किसको जमा करके रख रहे हैं, पोलन को। और अगर पोलन को जमा करके रख रहे हैं तो जहां पर हम जमा करके रख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बीज बैंक, या उसको क्या बोलेंगे हम, सीड बैंक। तो बीज बैंकों की माने बतौर पोलन बैंक से क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब एक काश्तकार है, एक खेती करने वाला कोई किसान, उसको पोलन ग्रेन चाहिए, तो पोलन ग्रेन कहाँ जाके लेगा, बैंक में, कि भाई मेरा को खेती करना है और मेरे को ये फला फला मेरा पौधा है, इसका मेरे को क्या चाहिए, पोलन ग्रेन। तो आज ये टेक्नोलॉजी की वजह से आसान हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, जिस भी किस्म के पौधों को ग्रो करना है, उनको डेवलप करना है, उनको उगाना है, आप क्या करेंगे, एक बैंक है उस बैंक में जाइए, आप बोलिए कि भाई फला फला पोलन मेरे को चाहिए, वहां से लीजिए और जाके फिर आप क्या करिए, खेती करिए। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्या हो गई हमारे लिए आसान हो गई। ठीक है, बात समझ में, लिखिए बात। इसका मोबाइल है, इसका मोबाइल
हाँ साइलेंट कर दो उसको। ये हो गया। सर पोलर गियर को सर मतलब घर में रखते तो उसकी मतलब मरते नहीं ना। हाँ वो बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपने क्या कर दिया, -190 से रख दिया, तो अब उसके अंदर जितने भी काम होने वाले थे वो सब काम क्या हो जाएंगे, स्टॉप। जैसा हम देखते हैं कि किसी को अगर आपने फ्रिज के अंदर बंद कर दिया तो क्या होगा, उसका ब्लड ब्लड सब रुक जाएगा, है ना? तो अब उसको बॉडी के अंदर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, बचा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पोलर ग्रेन्स को बचा के रखते हैं। -190 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने रख दिया तो उसकी मौत नहीं होगी। अगर मतलब अपन इसको धूप में रखें तो सर मतलब धूप में इसका 30 मिनट तक 30 मिनट के बाद वो मर जाएगा। धूप में अगर आपने धूप में नहीं भी रखे तब भी मरेगा, धूप में रखे तो और जल्दी मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? धान और गेहूं, इसी तरह से और भी दूसरे जो पौधे हैं उनके पोलन की बात हो रही है, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी पोलन है उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जबरदस्त फर्क देखने को मिलता है उनकी फालियत में, उनकी लाइफ में, उनकी उम्र में। और वो डिसाइड करने वाले कौन है, दर्जा हरारत और नमी। अब फॉर एग्जांपल एक फूल है, वो फूल का पोलन आपने निकाला और अब आपने तेज तपती धूप में 50 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया, तो मर जाएगा। तो कुछ ऐसे पौधे होंगे जो 50 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रहते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 50 डिग्री पे मर जाएंगे। तो हमको इस तरह से हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता है, फर्क देखने को मिलता है। समझे? जैसा हम है, वो आपका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है ना? आपका बात करने का अंदाज अलग है, मेरा बात करने का। तो जैसा फूल है, चमेली का फूल है, गुलाब का फूल है, वो दोनों भी अलग अलग है, तो उनके जो पोलन होंगे उनकी जिंदगी भी नाउ लास्ट कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो लाइफ है, लाइफ ऑफ पोलर ग्रेन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी। दूसरा, राइस एंड व्हीट लाइफ इज 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, यानी जब वो बाहर रिलीज हो गए तो कितनी रहेगी उनकी मिनट्स, 30 मिनट। ठीक है? नाउ रोज़ेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी जो लाइफ है इनकी, इट इज वायबल फॉर मंथ्स। वायबल मतलब जिंदा रहना, वायबल का मतलब क्या होता है, जिंदगी या जिंदा रहना। वो कितनी होगी, मंथ्स तक होगी, यानी महीनों तक होगी। स्टोरिंग सीमन sperm of many animals including human for artificial insemination। हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो एनिमल है उनके स्पर्म को, उनके सीमन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी मसनूई तखमरेजी। इसके लिए मसनूई तखमरेजी या मसनूई बाराबरी। ठीक है? हम आगे चल के तखमरेजी किसको कहते हैं इसको पढ़ेंगे। देन पोलर ग्रेन्स ऑफ स्पीशीज स्टोर फॉर 8 years, यानी कई सालों तक हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। पोलन बैंक, सीड बैंक, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ये जो प्रोग्राम्स है, पोलन बैंक है, यहाँ पर आप पोलन जमा करेंगे, सीड बैंक है, वहां सीड जमा करेंगे। और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या मतलब क्या होता है, कुछ प्लानिंग्स की गई है जिसके जरिए कुछ स्पेशल पौधे हैं, क्रॉप है, उनको क्या किया जाता है, ग्रोथ की जाती है, उनकी परवरिश की जाती है, उनको बढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारे पास ये है कि पौधों की कटाई की वजह से कई सारे ऐसे पौधे हैं जो इस जमीन से क्या होते जा रहे हैं, खत्म। अब अगर उनकी कटाई करते गए और उनको अगर हम स्टोर नहीं करें तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम हर पौधे को कितने दिन तक स्टोर करेंगे, तो सबसे अच्छा ये है कि उनके पोलन को स्टोर कर लो। पोलन अगर स्टोर कर लेंगे तो जब हमारा जहां पर हम चाहेंगे वहां पर हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है? नाउ अब हम और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने बात किसकी की थे, अभी तक हमने बात की थी नर कॉलेजी पशु की। अभी तक हम बात कर रहे थे जो पौधे हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसको हम क्या कर रहे थे, स्टमन। और स्टमन के अंदर किस तरह की शक्लें डेवलप होती है उसकी बात कर रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं फीमेल, अब हम बात करने वाले हैं मादा कॉलेजी पशु की। तो जो फूल होते हैं उन फूलों के अंदर हम बात करने वाले हैं कि उनके अंदर जो मादा कॉलेजी है उसके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होता है, बायोशियम।
ना हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो गायनोसियम है, लास्ट लेक्चर में याद है अपने फूल की साथ में पढ़ा था, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोसियम। तो एंड्रोशियम को हमने क्या कहा, नर तौलीदी साफ। अब हम वहीं पर किसकी बात करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गायनोशियम। तो गायनोशियम जो होता है, जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हम क्या कहते हैं गायनोशियम। गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या होता है, ये मादा तौलीदी साफ नहीं, दूसरा तो हम मेज को कहते हैं ना, स्पर्म को कहते हैं। यहाँ क्या बनेगा, अंडा। ठीक है। और मैंने ये कहा था कि जो गायनोशियम है, उस गायनोशियम के अंदर जो बेसिक साफ्ट होती है, जो बेसिक बुनियादी साफ्ट होती है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने कहा था पिस्टिल, याद है, हमने क्या कहा कि वहां पर क्या होती है, पिस्टिल होती है। जैसे हमने कहा था नर के मामले में स्टेमन, नर के मामले में क्या कहा था, स्टेमन। और स्टेमन के अंदर भी हमने दो पार्ट बोले थे, एक फिलामेंट और एक एंथर। क्या बोले थे, फिलामेंट और एंथर। और वैसे ही फीमेल के अंदर क्या होता है, पिस्टिल। तो इसलिए हम बात करने वाले सबसे पहले पिस्टिल, फिर हम उसके बाद बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम, और उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोसेक। तो तीन साफ्टों की हम बात करेंगे। इस केस में मादा तौलीदी साफ्ट, मादा तौलीदी साफ्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, याद रहेगा। कौन कौन से साफ्ट की बात करेंगे हम, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक, याद रहेगा। किसकी किसकी बात करेंगे हम, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक। ठीक ना। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो गायनोशियम है, गायनोशियम जो होता है, गायनोशियम फूल के मादा तौलीदी हिस्से की क्या करता है, नुमाइंदगी करता है। फिर हमने कहा था कि गायनोशियम में एक वाहिद पिस्टिल और एक से ज्यादा पिस्टिल हो सकते हैं। यानी जो एक फूल है, हमने ना स्ट्रक्चर किया था ना, इस तरह का एक फूल बनाए थे। जी सर। ठीक है। तो ये वाला जो साफ था, ये साफ कौन है, पिस्टिल। और ये वाला जो साफ था, ये कौन था, स्टेमन, याद है। तो ये पिस्टिल जो है, ये पिस्टिल एक भी हो सकती है, ये एक से ज्यादा होगी। अगर एक पिस्टिल होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर एक होगा तो हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे हम उसको, मल्टी कार्पेलरी। समझ में आया। दूसरा कि अगर आपको याद होगा तो उसमें एक और बात हमने उस दिन पढ़ा था, जब हमने फूल का स्ट्रक्चर बनाया था, करोला। हमने कहा था कैलिक्स और करोला। तो करोला के मामले में हमने पढ़ा था कि वहां करोला में कौन होती है, पिस्टिल, पंखुड़ियां, याद है। हमने कहा था कि वहां क्या होती है, पिस्टिल भी होती है ना। अगर जब एक से ज्यादा पिस्टिल हो, तो बाहम अगर वो जुड़े हुए हो, एक से ज्यादा पिस्टिल हो, और एक से ज्यादा अगर पिस्टिल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, मल्टी कार्बोनेट। बात क्लियर हो रही ना। हम क्या बोल रहे हैं, फूल है, फूल के अंदर क्या है, पिस्टिल है। अगर एक पिस्टिल हो तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा हो तो मल्टी कार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा हो और वो सबके सब आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए, बाहम को एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। बाहम मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना। जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उसको बोला जाता है सिंकार्पस। क्या बोला जाता है इनको, सिंकार्पस। और अगर वो आजाद आजाद हो, एक दूसरे से अलग हो, तो उसको बोला जाता है एपोकार्पस। क्या बोला जाता है, एपोकार्पस। याद रहेगा। तो यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बाद में लिखना, इधर देखो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में देखो, ये सब कौन है, ये जो स्ट्रक्चर है, पूरी पंखुड़ी है। और ये सारी की सारी पंखुड़ी एक दूसरे के साथ, यही पिस्टिल सारी एक दूसरे के साथ जुड़ गई।
तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंक कार्पस। और ये सब एक दूसरे से अलग अलग हो गए तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, अपोकार्पस। समझ में आ रहा है, ये सारी की सारी एक दूसरे से अलग अलग जा रही है और ये सब एक दूसरे के साथ क्या होगी, जुड़ गए। तो दो तरह की यहाँ पर हमको साफ देखने को मिल रही है। तो एक तो कौन सी होगी, मोनोकार्पेलरी, एक होगी मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी में भी अगर सारे क्रिस्टल एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो सेम कार्पस, और सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो एपोकार्पस। क्लियर हो बात, लिख लीजिए बात। ठीक, बढ़ रहे हैं आगे। आवाज आ रही है क्या बच्चों, बच्चों आवाज आ रही है, नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक, कुछ लोगों को कनेक्शन है, कुछ लोगों को नहीं है शायद। ठीक ना, हम इसको थोड़ा सा, ये इंग्लिश वर्जन में मैंने कुछ चीजों को और एक्स्ट्रा ऐड किया तो मैं उस पर थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि जो गायनोशियम है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मादा कवरिति सावक। फिर हमने कहा कि इसके पास क्या होता है, इसके पास क्या होती है, सिस्टी। फिर हमने कह रहे हैं कि मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या होता है, जब ये जो मादा कवरिति सावक है उसके पास क्या हो, सिंगल क्रिस्टल, क्या हो, सिंगल क्रिस्टल, तब हम उसको क्या कहते हैं, मोनोकार्पेल। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है पी और उसकी एग्जांपल है बी। पी का मतलब क्या होता है, जो हमारी फली होती है ना, लंबी वाली, उसको बोलते हैं पी, और जो बी होता है वो हमारी मेन फली। ठीक है। दूसरा, मल्टी कार्पेलरी हमको किसमें देखने को मिलेगा, व्हेन गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टिल। एक से ज्यादा अगर पिस्टिल हो गया दैट टाइम वी कॉल एज अ मल्टी कार्पेलरी। और एक मल्टी कार्पेलरी का एक टाइप कौन है, सिंकार्पस, और दूसरा टाइप कौन है, एपोकार्पस। सिंकार्पस का मतलब क्या होता है, व्हेन गायनोशियम विथ फ्यूज्ड पिस्टिल। फ्यूज पिस्टिल का मतलब क्या होगा, जब बहुत सारे पिस्टिल एक दूसरे के साथ आके क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी यानी जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी हो जाएंगे, दैट टाइम वी कॉल्ड एज अ सिंकार्पस। की एग्जांपल क्या है, टोमेटो। यानी अगर आप टमाटर का प्लांट देखेंगे तो उसके जो सीड है इस तरह से छुपा हुआ होता है, बाद में फिर उसका खोलते हैं। इसी तरह से कुकुम्बर। कुकुम्बर का मतलब कौन होता है, कद्दू। जो कद्दू होता है, जब कद्दू की ग्रोथ होने वाली रहती है दैट टाइम हम उसको देखेंगे तो उसके अंदर भी हमको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसी तरह से एपोकार्पस की अगर बात करते हैं तो गायनोशियम विद फ्री पिस्टिल। फ्री पिस्टिल का मतलब क्या है, सारे के सारे पिस्टिल एक दूसरे से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। उसका एक एग्जांपल है लोटस। लोटस का मतलब क्या होता है, ये हमारा जो कमल का फूल है। तो इसमें देखिए सारे पिस्टिल अलग अलग है। और एक है विंका। विंका एक तरह का प्लांट है, ये जो दिख रहा है ना आपको, तो आपने अक्सर देखा होगा हमारे घरों के अंदर ये प्लांट होते हैं। तो ये जो विंका प्लांट है, इसके जो पिस्टिल है वो इससे एक दूसरे से क्या होते हैं, आजाद होते हैं, अलग। हाँ ठीक है। तो और लोग अक्सर वो हम देखते हैं, ये नॉन मुस्लिम है तो उसको तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करते हैं पूजा वगैरह के लिए। सुबह सुबह फजर की नमाज को अगर आप जा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आप फजर की नमाज को जा रहे हैं, वो लोग पूजा के लिए जा रहे होते हैं, तो वहां से वो सफेद कलर के और रेड कलर के फूल तोड़ते हैं। ठीक है। तो वो जो फूल होते हैं उसके जो पिस्टिल होते हैं इस तरह से सेपरेट होते हैं यानी आजाद होते हैं। तो यहाँ पर हमें दो बातें याद रखना है। क्या याद रखना है कि गायनोशियम के अंदर जो अरेंजमेंट है, अगर सारे के सारे पिस्टिल, अगर पिस्टिल एक है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी। फिर अरेंजमेंट कैसी है, अगर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सिंकार्पस, और अगर सब अलग अलग है तो
अब हम बात कर रहे हैं पिस्टिल की कि पिस्टिल किसको कहते हैं, या पिस्टिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, डायग्राम दिख रही है क्लियर है थोड़ी धुंधली धुंधली दिख रही है। ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो पिस्टिल होता है तो हर पिस्टिल के अंदर तीन हिस्से होते हैं। एक को कहा जाता है स्टिग्मा, दूसरे को कहा जाता है स्टाइल, और तीसरे को कहा जाता है ओवरी। कहा जाता है ओवरी। तो तीन हिस्से होते हैं। तो ये एक फूल है, उस फूल के अंदर ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो गया स्टमन, और ये वाला जो हो गया वो हिस्सा हो गया पिस्टिल। अब इसको निकालेंगे तो आपको इस तरह दिखेगा। इसके अंदर आपको कितने हिस्से दिखने को मिलेंगे, तीन। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो है स्टिग्मा, जो बीच में ट्यूब की तरह दिख रहा है वो कौन है, स्टाइल, और जो लास्ट हिस्सा है वो कौन है, ओवरी, जहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल, जिसको हम कहते हैं बैसा, जिसको हम कहते हैं अंडा। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये पोलर का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली मेरे पास कोई अलग से स्पेशल डायग्राम नहीं थी, मैंने इसको साथ में ले लिया। ठीक है, अब ये पोलर ट्यूब कहां होती है, कैसी होती है, इसको हम आगे देखेंगे। पर इतना याद रखना है कि इसके अंदर सिर्फ कितने हिस्से होते हैं, तीन। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल। स्टमन में कितने पार्ट होते हैं, दो। दो कौन से, फिलामेंट एंड, और इसके जो पिस्टिल है उसमें कितने हैं, तीन। एक है स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, याद रहेगा ना। दूसरा कि जो स्टिग्मा है, लिख लो पहले। लाइट वाले ने कुछ तो गड़बड़ कर दी। मरेंगे ना, बीमार हुआ तो जा। हाँ, अब बीमार पड़ता देखो। एकदम सिर टूटी न को लगाओ, गरम मुंह की जलेगा। ठीक ना, अब हम ये कर रहे हैं कि इसमें तीनों जो पार्ट है कौन कौन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टिग्मा। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन के लिए उतरने वाले प्लेटफॉर्म का काम करता है। हमने कहा ना कि क्या होगा, पोलन ग्रेन बनेगा, फिर वो पोलन ग्रेन वहां से निकलेगा और हवा में उड़ता हुआ पहुंचेगा। तो किसके पास पहुंचेगा, फीमेल के पास। तो फीमेल के कौन से वाले पार्ट के पास पहुंचेगा, वो पिस्टिल। और पिस्टिल का भी कौन से वाले पार्ट के ऊपर जाके वो लैंड करेगा, गिर जाएगा, स्टिग्मा। तो यहाँ पर आके इस तरह से जो पोलन है वो गिर जाएगा। ठीक है, ये पोलन का अटैच तो है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल क्या है, पिस्टिल इट इज अ प्लेटफॉर्म। पिस्टिल क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। जैसे ट्रेन रहती है ना, ट्रेन आके कहां पर रुकती, प्लेटफॉर्म पे। बस है तो बस स्टॉप पे। तो वैसे इसका स्टॉप कौन है, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। ठीक, दूसरा पार्ट कौन है, दूसरा पार्ट है स्टाइल। दूसरा पार्ट कौन है, स्टाइल। स्टाइल किसको कहते हैं, स्टाइल स्टिग्मा के नीचे लंबूतरा सत्वा हिस्सा होता है, यानी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ट्यूब के जैसा ही स्ट्रक्चर है, पाइप के जैसा एक नीचे हिस्सा है। तो ये कौन हो गया, ये हो गया स्टिग्मा। और स्टिग्मा के नीचे ये जो लंबूतरा हिस्सा है सत्वा का, यानी ये ट्यूब की तरह दिखने वाला जो शाफ्ट है वो कौन है, स्टाइल। कौन है, स्टाइल। ठीक, फिर पिस्टिल का जो निचला फूला हुआ, यानी जो फूला हुआ हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है जो ओवरी होता है, उसको क्या कहा जाता है, ओवरी। तो नीचे जो फूला हुआ हिस्सा है वो कौन है, ओवरी। फिर ओवरी के अंदर क्या होता है, तो ओवरी के अंदर खाली जगह बैसी कैफा, क्या होता है उसके अंदर, खाली जगह जो है उसको क्या कहा जाता है, बैसी
कैफा। ये जो खाली जगह है इसको क्या कहा जाता है? बेजी कैफा। बेसिकली जो बेजी कैफा है इसको कहा जाता है ओवेरियन कैविटी। क्या बोला जाता है इसको? ओवेरियन कैविटी। बेजी कैफा या उसको क्या बोला जाता है? ओवेरियन कैविटी। तो एक बहुत ही बुनियादी साफ्ट आपको याद रखना है। क्या बुनियादी साफ्ट है? कि जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ये कोलन का प्लेटफॉर्म है जहां पर कोलन आके गिरेगा। फिर उसके बाद एक ट्यूब की शाफ्ट है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और उसके नीचे एक बहुत फूला हुआ हिस्सा है। उस फूले हुए हिस्से के अंदर क्या होते हैं? बैजे। क्या होते हैं वहां पर? बैजे। और उन बैजों को रखने के लिए जो कैफा है, जो खाली जगह है, उसको क्या कहा जाता है? बैजी कैफा, या उसको हम क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी। क्या कहते हैं उसको? ओवेरियन कैविटी। नाउ इसी बात को थोड़ा सा फास्ट हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि पिस्टिन, व्हाट इज मीन बाय पिस्टिन? ईच पिस्टिन हैज 3 पार्ट्स। एक कौन होता है? स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, एंड थर्ड वन इज ओवरी। व्हाट इज मीन बाय स्टिग्मा? तो हमने कहा कि स्टिग्मा इज द टिप ऑफ पिस्टिन। टिप ऑफ पिस्टिन मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा। इट सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं हाँ, उतरने की जगह है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलर ग्रेन। What is mean by style? So style is the elongated cylinder part present beneath the stigma. ये कैसा है? थोड़ा सा पतला लंबूतरा हिस्सा है जो किसके नीचे प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा के नीचे। और लास्ट पार्ट है ओवरी। What is mean by ovary? Ovary is the basal bulge part of the pistil. bulge मतलब जो फूला हुआ, बाहर को निकला हुआ, साफ होता है, उसको क्या कहते हैं हम? ओवरी। ठीक है। दूसरा कि हमने क्या कहा? हमने कहा कि वहां जो बैसा है उस बैसे के अंदर क्या होती है? ओवेरियन कैविटी होती है। और ये जो ओवेरियन कैविटी होती है, उस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है? उस ओवेरियन कैविटी के अंदर होती है प्लासेंटा। क्या होती है उस ओवेरियन कैविटी के अंदर? प्लासेंटा। क्या होती है? प्लासेंटा। प्लासेंटा किसको कहते हैं? प्लासेंटा ये एक साफ होती है जो ओवरी यानी जो अंडा होता है उसको पकड़ के रखती है। एक धागे की तरह दिखने वाली साफ होती है, स्ट्रक्चर होता है जो अंडे को क्या करता है? पकड़ के रखता है। कैसा होता है? क्या होता है? उसको आगे देखेंगे। नाउ दूसरा कि जो मेगास्पोरेंजिया है, कौन है? मेगास्पोरेंजिया। ये मेगास्पोरेंजिया प्लासेंटा से निकलते हैं जो आमतौर से बैसल यानी क्या कहलाते हैं? वो ओव्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओव्यूल। जैसा हमने कहा था कि जो मेगा, हमने क्या जानते हैं कि आपको माइक्रो स्पोरेंजियम याद आ रहा है? माइक्रो स्पोरेंजियम से क्या बनता है? माइक्रो स्पोर। और माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा था? पोलर ग्रेन। याद आ रहा है जी? तो वैसा ये कहां पर हो रहा था? ये सारा काम कहां हो रहा था? नर में। कहां हो रहा था? नर में। तो मादा में जो होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मादा के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो कहां होता है? प्लासेंटा से निकलते हैं और आगे चल के उसको हम क्या कहते हैं? बैसल, या उसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। एक ओवरी में ओव्यूल्स की जो तादाद है वो एक या कसीर, इधर ध्यान दो मेरे बच्चों, बाद में लिखना कि एक जो ओवरी होती है, एक ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है यानी जो मेगास्पोरेंजियम है, जो अंडे हैं, वो अंडा या तो एक हो सकता है या फिर वो एक से ज्यादा हो सकता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कसीर, मैनी, नंबर ऑफ। तो एक किस्म होगा तो एक किस्म हो सकता है, गेहूं में एक किस्म हो सकता है, धान में एक किस्म हो सकता है, आम के दरख्त। लेकिन कसीर की अगर बात करेंगे तो पपीता, कसीर की अगर बात करें तो तरबूज, और कसीर की अगर बात करें तो फ्रूट। ठीक है? यानी ऑर्किड्स जो पेड़ फल होते हैं। तो बेसिकली हम पपीता, जब हम पपैया काटते हैं तो पपैया के अंदर इतने सारे हमको क्या दिखाई देते हैं? समझ में आ रहा है? तो ये जो इतने सारे बीज बने ये किससे बने? क्योंकि उसके अंदर उतने सारे क्या थे? मेगास्पोरेंजियम, यानी उतने सारे उसके अंदर क्या थे? अंडे थे। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है? तो हम ये कहते हैं कि अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो उस ओवरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें कौन होते हैं? मेगास्पोरेंजियम। और उस मेगास्पोरेंजियम का कनेक्शन किससे होता है?
प्लासेंटा, जिसको हम आगे चल के क्या बोलते हैं, बेसल या ओव्यूल्स कहते हैं। और एक ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स की जो तादाद है वो या तो एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है, जिसको हम क्या करें, सीड। एक हमको कहा देखने को मिलेगी गेहूं में, धान के पौधे में और आम के पौधे में। जैसे आपका आम का, जब हम आम को खाते हैं तो उसमें सिर्फ एक बीज निकलता है, पपीते को खाते हैं तो पपैये को खाते हैं तो इससे ज्यादा बीज निकलते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी बात को अगर थोड़ा सा इंग्लिश में हम समझ लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड एज ओवेरियन कैविटी, या उसको हम क्या करें, लोक्यूल्स। फिर हम ये कहते हैं द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स अराइजेस फ्रॉम द प्लासेंटा। जो मेगास्पोरेंजियम है वो मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम आगे चल के क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं, वो कहां से निकलता है, प्लासेंटा से निकलता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन और मे बी मैनी। वन किसमें होगा, व्हीट में होगा, पैडी में होगा और मैंगो में होगा। लेकिन एक से ज्यादा यानी मैनी की अगर बात करें तो किसमें होगा, पपैया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स, इसमें अंदर होगा ऑर्किड्स। वाटरमेलन मतलब तरबूज, ठीक है, और पपैया तो समझ में आ रहा है, ठीक, लिख लीजिए। सलमान समझ रहा है क्या भाई? और वो कौन सा, वो आम हो गया, ये पपैया हो गया, ये तरबूज, और वो ऑर्किड्स लाल कलर का। वो फल है क्या, फूल है? फल है, फल ये है ना, ये इसको अगर आप काटेंगे तो ये फल है। इस तरह से उसके पत्ते कभी वो देखेंगे तो मतलब ड्रैगन फ्रूट मार्केट में भी दिख रहा है, हाँ, वो है ऑर्किड्स। ठीक है, तो वहां पर कौन होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहाँ कौन होते हैं, मेगा। तो इसके अंदर कुछ भी अगर कनेक्शन है इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में कैसा कनेक्शन, माइक्रोस्पोर बनता है। हाँ इसका बोलते हैं। हाँ, तो अभी हम आगे चल के उसको पढ़ने वाले हैं कि कैसा मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया से कैसा आगे चल के ओव्यूल बनेगा यानी अंडा बनेगा। फिर वो पूरा जैसा हमने वहां पढ़े सेम यहाँ पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन फातिमा, अक्सा, ठीक ठीक है। तो कल हम आगे इसके बात करेंगे, जिसमें एक मेगास्पोरेंजियम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और मेगास्पोरेंजियम के बाद मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, और उसके बाद मेगा गैमेटोजेनेसिस। इस तरह से हमारा कल एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।